जीतेंगे हम अब की बार हमारी बारी, यानी कि जीतेंगे हम अब की बार आपकी बारी। तो दोस्तों, आपको कहीं पर अब जाने की आवश्यकता नहीं होगी, किसी भी दूसरे यूट्यूब चैनल पर जाने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मध्यकालीन भारत। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मध्यकालीन भारत, पूरा कंप्लीट क्लास मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। बस आप देखते जाइए अच्छे से और समझते जाइए। मैं डेफिनेटली कहता हूँ कि जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो खुद में खुद आपको पता चलेगा वाकई में जो हमने प्रवीण सर की क्लास को अटेंड किया था वही सारा कुछ हमारे एग्जाम में देखने को मिल रहा है। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी और बात की चर्चा करते हुए। लेकिन एक और बातें मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, क्लास को एक बार नहीं, कम से कम 2 से 3 बार आप देखिएगा ज़रूर। अगर एक बार आज आप देख लेते हैं तो 2-3 दिन बाद फिर से एक बार देख लीजिएगा, 2-4-5 दिन बाद, एक हफ्ते बाद फिर एक बार देख लीजिएगा, और बाकी जब आपको एग्जाम देने जाना हो तो 1 से 2 बार फिर देख कर जाइए। मैं डेफिनेटली कहता हूं कि आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी और बात की चर्चा करते हुए। देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ सब कुछ वन लाइनर दिख रहा है। अब आप सोच रहे होंगे सर वन लाइनर में कितना आप कवर करेंगे। बिल्कुल आप चिंता मत करिए, वन लाइनर के साथ साथ मैं अन्य चीज़ें भी बताते चलूँगा। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी और बात की चर्चा करते हुए। जैसे कि बात करते हैं, पहले पॉइंट में कहा गया है कि तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था और किसके बीच में लड़ा गया था? मोहम्मद घोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था, किसके बीच लड़ा गया था? मोहम्मद घोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया था। लेकिन यह युद्ध हुआ कब था दोस्तों? तो यह युद्ध हुआ था 1192 में। ध्यान रखिएगा, यह युद्ध हुआ था 1192 में हुआ था। और इस युद्ध में विजयी कौन हुआ था? तो इस युद्ध में विजयी हुआ था मोहम्मद घोरी, विजयी हुआ था। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे सर जब तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था 1192 में, तो तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो दोस्तों आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बस 1 साल पहले आप चले जाइए। तो 1191 की बात करते हैं, 1191 की बात करते हैं, तो 1191 में क्या हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। तो ध्यान रखिएगा, तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1191 में लड़ा गया था। और किनके बीच लड़ा गया था? तो ध्यान रखिएगा, मोहम्मद घोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच ही लड़ा गया था। लेकिन देखिए, जब एक तरीके से क्या होता है कि पहला युद्ध लड़ा जाता है पृथ्वीराज चौहान और एक तरीके से मोहम्मद घोरी के बीच में, तो पृथ्वीराज चौहान जो होते हैं वे जीत जाते हैं पहले युद्ध में। तो ध्यान रखिएगा, जो तराइन का पहला युद्ध हुआ था, तराइन का जो पहला युद्ध हुआ था वो 1191 में हुआ था। किनके बीच हुआ था? मोहम्मद घोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जिसमें मोहम्मद घोरी हार गया था और पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। तो पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। लेकिन आप जानते हैं हमारे देश के लोग कहते हैं अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं तो मेंस की तैयारी नहीं करते हैं, बस उसका एंजॉय करते हैं कि हमने तो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया। ठीक है, तो उसी तरह से पृथ्वीराज चौहान के जीवन में चल रहा था। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान क्या करते हैं, जब पहला युद्ध जीत जाते हैं तो बिल्कुल खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। लेकिन क्या होता है, उधर मोहम्मद घोरी क्या करता है, अपने युद्ध की नई रणनीति अपनाता है और दोबारा भारत आता है। और दोबारा में क्या करता है, मोहम्मद घोरी क्या करता है, पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है। तो ध्यान रखिएगा, पृथ्वीराज चौहान के बीच में और मोहम्मद घोरी के बीच में पहला युद्ध कब हुआ था? तराइन का, तो 1191 में। और विजयी कौन हुआ था? तो पृथ्वीराज चौहान। दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो 1192 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो यही दोनों के बीच में हुआ था, यानी कि इन्हीं दोनों के बीच में किया गया था या हुआ था, मोहम्मद घोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें मोहम्मद घोरी जीत गया था। चलिए अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। देखिए, जिसमें ज़्यादा जानकारी नहीं लेना है, मतलब ज़्यादा जानकारी हमें अतिरिक्त नहीं जानना है, उसके बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगा। लेकिन हाँ, जिसमें अतिरिक्त जानकारी कलेक्ट करना है उसके बारे में मैं आपको बताते चलूँगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, टोडरमल किस मुगल शासक का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे? ठीक है, या मंत्री था। तो ध्यान रखिएगा, टोडरमल किस मुगल शासक का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे या मंत्री था? तो अकबर के। तो ध्यान रखिएगा, इस बात को जरूर भूलिएगा नहीं। तो अकबर के राजस्व मंत्री कौन था? तो इस बात को ध्यान रखिएगा, टोडरमल। तो अगर ये भी पूछ लिया जाता है कि अकबर की राजस्व मंत्री कौन था,
तो टोडरमल को आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि कौन सिख गुरु हरकिशन के उत्तराधिकारी बने थे। तो ध्यान रखिएगा, कौन सिख गुरु जो हरकिशन के उत्तराधिकारी थे, तो गुरु तेग बहादुर थे। तो ध्यान रखिएगा, गुरु तेग बहादुर। नेक्स्ट बात करते हैं कि कौन सा मुगल शासक अशिक्षित था, पढ़ा लिखा नहीं था, फिर भी उसने बहुत अच्छे से शासन किया, तो उसका नेम था अकबर। तो ध्यान रखिएगा, उसका क्या नेम था, अकबर था। ठीक है, तो कौन सा मुगल शासक था जो अशिक्षित था, पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसने शासन बहुत अच्छे से किया था, तो उसका नेम था अकबर। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी, या भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी, तो रजिया सुल्तान। तो ध्यान रखिएगा, रजिया सुल्तान के बारे में जरूर ध्यान रखिएगा। ये पहली ही नहीं बल्कि अंतिम शासिका भी मानी जाती है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात करते हैं, ठीक है, तो दूसरी बात करते हैं कि एक इसकी पुत्री थी, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, इल्तुतमिश की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी, इल्तुतमिश की पुत्री थी, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। तो भारत की प्रथम महिला शासिका या शासक कौन थी, तो वो थी रजिया सुल्तान। इस बात को ध्यान रखिएगा, वैसे पहला ही याद रखिएगा, अंतिम तो कई महिलाएं थी। ठीक है, चलिए, लेकिन अगर इस वंश की बात करेंगे तो इस वंश के हिसाब से अगर देखा जाए तो रजिया सुल्तान अंतिम ही रहेंगी। ठीक है, पहले और अंतिम। नेक्स्ट बात करते हैं, यानी कि गुलाम वंश की बात मैं कर रहा हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं, अकबरनामा किसने लिखा था। तो ध्यान रखिएगा, अकबरनामा किसने लिखा था, तो अबुल फजल ने लिखा था। तो अकबरनामा किसने लिखा था मेरे प्रिय दोस्तों, तो अकबरनामा किसने लिखा था, अबुल फजल ने लिखा था। नेक्स्ट बात करते हैं, खिज्र खां ने कौन सा राजवंश प्रारंभ किया था। खिज्र खां ने कौन सा राजवंश प्रारंभ किया था, तो सैयद वंश। इस बात को ध्यान रखिएगा, खिज्र खां ने कौन सा राजवंश प्रारंभ किया था, तो सैयद वंश के सैयद वंश प्रारंभ किया था, या सैयद वंश का संस्थापक भी यही माना जाता है। कौन, खिज्र खां। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं, गोल गुंबद क्या है। गोल गुंबद क्या है, तो मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा। तो गोल मोहम्मद क्या है, सॉरी, गोल गुंबद क्या है, तो मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा जो है वो क्या है, एक तरीके से गोल गुंबद है। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, जहांगीर के काल में मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था। तो ध्यान रखिएगा, जहांगीर के काल में मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था, तो कैप्टन विलियम हॉकिंस था। तो ध्यान रखिएगा, कैप्टन विलियम हॉकिंस कौन था, वो था एक तरीके से जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज था। तो ध्यान रखिएगा, जहांगीर के काल में पहला अंग्रेज मतलब, या मुगलों के दरबार में, या मुगल काल के दरबार में, मुगल काल के या मुगल दरबार में जहांगीर के समय में पहला अंग्रेज कौन था, तो ध्यान रखिएगा, कैप्टन विलियम हॉकिंस। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, शाहजहां के शासनकाल की बात करते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, शाहजहां के शासनकाल के बारे में बात कर लेते हैं कि शाहजहां के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था। तो इसका नाम मनुक्की नहीं बल्कि मनुची मिलता है। ठीक है, तो इसका नाम मनुची भी मिलता है, अगर मनुक्की भी मिलता है तब भी आप सही कर दीजिएगा। ठीक है, तो इसका नाम मनुची भी मिलता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसका नाम मनुची भी मिलता है, निकोलो मंची आप कह सकते हैं, और ये इटली का यात्री था। ठीक है, तो ये कहाँ का यात्री था, तो इटली का यात्री था। कहाँ का यात्री था, तो इटली का यात्री था। तो इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा कि शाहजहां के, सॉरी, हाँ, शाहजहां के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था, तो मनुची आया था, और कहाँ का था, तो इटली का था। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, पोलो या चौगान। देखिए, चंगन नहीं, चौगान। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि आप जानते हो कंप्यूटर में क्या होता है कि कई बार कुछ वर्ड्स नहीं लेता है कंप्यूटर, और कुछ चीज़ें क्या होता है, पहले तो या तो ले लेता है, फिर बाद में क्या कर देता है, उसको गलत कर देता है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, सही करने के बजाय गलत हो जाता है। ठीक है, तो ज़्यादा आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, जो चीज़ें गलत होंगी उसको मैं बता दूंगा। ठीक है, तो जैसे पोलो यहाँ पर सही है, चौगान लिखा होता है, तो पोलो या चौगान खेलते समय किस सुल्तान की मृत्यु हो गई थी, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी, चौगान खेलते समय। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन से राजवंश का राज था, तो तुलु वंश। ध्यान रखिएगा, कौन सा राजवंश था,
तो तुलु वंश को याद रखिएगा। कौन सा राजवंश था? तुलु वंश। ठीक है, तो तुलु वंश वा काट दीजिए, बस तुलु वंश याद रखिएगा। तो फिर से एक बार इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं कि तालीकोटा की युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन से राजवंश का राज था? तो तुलु वंश का, इस तुलु का था। इस बात को ध्यान रखिएगा, तुलु वंश का भूलिएगा नहीं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, यानी कि अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो किस सिख गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी? किस सिख गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी? तो एक तरीके से गुरु रामदास ने रखी थी। गुरु रामदास कौन थे? तो अमरदास के दामाद थे, और इन्हीं के जो अमरदास की पुत्री थी बीबी भानी, उनका नेम था। ठीक है, और उन्हें अकबर ने 500 बीघे जमीन दान दी थी, और वहीं पर इन्होंने गुरु रामदास जी ने क्या किया था? अमृतसर की आधारशिला रखी थी। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। कुतुब मीनार के पास स्थित महरौली पिलर प्राथमिक रूप से किस कारण से प्रसिद्ध है? तो उत्कृष्ट गुणवत्ता के इस्पात के कारण कुतुब मीनार के पास स्थित जो महरौली का पिलर है वो इसलिए प्रसिद्ध है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट कह रहा है कि सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासनकाल में किसके शासनकाल में सर्वाधिक दास थे? मतलब सबसे ज़्यादा किसके शासनकाल में दास हुआ करते थे? तो इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। फिरोज शाह तुगलक के समय में सबसे ज़्यादा दास हुआ करते थे। तो सबसे ज़्यादा दास किसके समय में हुआ करते थे सल्तनत कालीन के समय में? तो ध्यान रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक के समय में। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे प्रिय साथियों, बाजार के निरीक्षक को क्या कहा जाता था? बाजार के निरीक्षक को क्या कहा जाता था? तो सहना की मंडी कहा जाता था। ठीक है, यह किससे संबंधित है? तो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। ठीक है, उसने क्या किया था? एक तरीके से बाजार नियंत्रण के लिए उसने एक निरीक्षक को नियुक्त किया था, और उसका नेम था सहना ए मंडी। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, सहना ए मंडी एक विभाग भी कहा जाता है, और निरीक्षक, पहली बात तो निरीक्षक का ही नेम था। ठीक है, सहना ए मंडी। नेक्स्ट बात करते हैं, किस मुगल बादशाह ने वसीयत लिखकर अपने पुत्रों को यह निर्देश दिया था कि वे असद खां को वजीर बनाएंगे? ठीक है, तो ए था औरंगजेब। औरंगजेब जब उसकी मृत्यु होनी थी तो उसको पहले ही पता था, मतलब उसको पता था कि मेरे मरने के बाद कहीं ना कहीं क्या होगा, हमारे पुत्रों में क्या होगा कि वसीयत को लेकर युद्ध होगा। इसीलिए इसने क्या किया था? सबके नाम वसीयत लिख दिया था कि भाई किसको क्या चाहिए, मतलब किसको क्या मिलना चाहिए। ठीक है, लेकिन फिर भी क्या होता, आपस में युद्ध होता है, और जिसमें बहादुर शाह की बात करते हैं, बहादुर शाह की बात करते हैं तो वो क्या होता है कि सुल्तान बनता है। ठीक है, यानी कि एक तरीके से, हाँ सुल्तान ही कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध किसे दक्कन का सूबेदार भेजा था? फिर से एक बार उसे बादशाह भी कह सकते हैं। ठीक है, नहीं तो बाद में आप लोग कहें कि कमेंट करके अरे सर सुल्तान नहीं बादशाह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध किसे दक्कन का सूबेदार बनाकर भेजा था? तो शाइस्ता खां को। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध किसे दक्कन का सूबेदार बनाकर भेजा था? तो शाइस्ता खां को। नेक्स्ट बात करते हैं, शिवाजी ने किस भाषा को राजभाषा बनाया था? तो मराठी भाषा को। तो ध्यान रखिएगा, शिवाजी ने किस भाषा को राजभाषा बनाया था? तो मराठी को। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आइए बात कर लेते हैं कि शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता है? शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था? तो अष्टप्रधान कहा जाता था। आइए समझ लेते हैं अष्टप्रधान के बारे में, कौन कौन से इनके समय में पद हुआ करते थे। जैसे कि बात करते हैं, एक पद हुआ करता था पेशवा, पहला पद हुआ करता था एक तरीके से पेशवा की बात करते हैं। तो मंत्रियों का एक प्रधान हुआ करता था। तो ये जो पद था ये कहीं ना कहीं मंत्रियों का प्रधान था। और प्रशासन में अगर देखा जाए तो राजा के बाद जिसका सबसे ज़्यादा महत्व हुआ करता था, मतलब अगर देखा जाए तो पेशवा का सबसे ज़्यादा महत्व तब हुआ करता था राजा के बाद। दूसरी बात करते हैं, इसकी तुलना अगर हम करते हैं तो प्रधानमंत्री से कर सकते हैं। तो शिवाजी के समय में अगर देखा जाए तो पेशवा का पद सबसे महत्वपूर्ण पद हुआ करता था, क्योंकि राजा के बाद इसी का पद आता था। ठीक है, जैसे अगर आज देखा जाए तो राष्ट्रपति के बाद प्रधानमंत्री का पद आता है, वैसे ही अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं
कहीं ना कहीं एक तरीके से शिवाजी के बाद यानी कि राजा के बाद किसका पद आता था, तो पेशवा का पद आता था। तो पेशवा को एक तरीके से किससे तुलना की जा रही है, तो प्रधानमंत्री से इसकी तुलना की जा रही है, इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरा पद हुआ करता था अमात्य। ठीक है, तो दूसरे की बात करते हैं, अमात्य की बात कर लेते हैं। अमात्य के बारे में बात करते हैं तो यह वित्त मंत्री था। तो ध्यान रखिएगा, अमात्य के बारे में ध्यान रखिएगा, तो यह कौन था, वित्त मंत्री था। कौन था, वित्त मंत्री था, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक मिनट दोस्तों, थोड़ा से एक मिनट थोड़ा से मुझे लगता है कि आगे पीछे हो गया, एक मिनट। हाँ, चलिए बात करते हैं। तो अमात्य के बारे में बात करते हैं तो ये वित्त मंत्री था, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसका काम ये होता था कि राजस्व संबंधी मुद्दों पर ध्यान देना। दूसरी बात करते हैं और राजा मतलब अगर मौर्य काल के समय में अगर देखा जाए तो अशोक के समय इसे महामात्य से की जा सकती है तुलना। तो इसे महामात्य कहा जाता था, अशोक के समय में कह सकते हैं। ठीक है, उससे तुलना की जा सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं, तीसरी बात करते हैं तो मंत्री हुआ करता था। और मंत्री का काम क्या होता था, दैनिक काम की देख रेख करना। मतलब राजा के दैनिक काम जो डेली वर्क हुआ करते थे तो उसकी ब्यौरा रखने का काम किसका होता था, मंत्री का। और इसे एक और नाम से जानते थे, तो इसे बोला जाता था इसका नाम था वाकयान विष। इसका नेम था वाकयान विष, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसका नेम था वाकयान विष भी इसे कहा जाता था। किसे कहा जाता था, तो इस जो मंत्री का पद हुआ करता था, जिसका काम क्या हुआ करता था, एक तरीके से राजा के दैनिक कार्यों का ब्यौरा रखना। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। फिर उसके बाद दूसरा पद था सचिव की बात कर लेते हैं। तो इनके समय में क्या हुआ करता था, एक सचिव भी हुआ करता था। किसके समय में, एक तरीके से शिवाजी के समय में। सचिव का काम क्या हुआ करता था, तो ये क्या करता था, ज़्यादातर दफ्तर वाले काम किया करता था। सचिव का काम क्या हुआ करता था, तो दफ्तर वाले काम किया करता था। नेक्स्ट बात करते हैं, उसके बाद बात करते हैं चौथा के बाद पांचवें की बात करते हैं। तो पांचवें की बात करते हैं तो सुमंत की बात करते हैं। और सुमंत जो था वो विदेश मंत्री था। तो ध्यान रखिएगा, सुमंत की बात करते हैं तो विदेश मंत्री था, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सेनापति की बात कर लेते हैं। तो इसका काम एक कौन था, सैनिक प्रधान था। तो सेनापति, नेक्स्ट बात करते हैं, सेनापति की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, सेनापति की बात करते हैं। तो ये सैनिक प्रधान था। ठीक है, तो ऐसे सुन लीजिए। दूसरी बात करते हैं, पंडित राव की बात करते हैं। तो पंडित राव का काम क्या था, एक दान का अध्यक्ष हुआ करता था। फिर उसके बाद कानूनी मामलों के लिए अगर देखा जाए तो न्यायाधीश भी हुआ करता था। तो अगर देखा जाए तो शिवाजी के समय में 8 अष्ट प्रधान हुआ करते थे, 8 लोग रहा करते थे। यानी कि 8 पद जो हुआ करते थे महत्वपूर्ण हुआ करते थे, और यही शिवाजी को सारा सुझाव देते थे समय समय पर। ठीक है, जिसका जो काम हुआ करता था वो करता था। ठीक है, एक तो पेशवा का पद याद रखिएगा, दूसरा अमात्य की बात ध्यान रखिएगा। देखिए, पेशवा की तुलना प्रधानमंत्री से की जा सकती है, बस इतना याद रखिएगा। अमात्य जो था वो वित्त मंत्री था। दूसरी बात करते हैं, मंत्री की बात करते हैं। तो मंत्री का काम क्या हुआ करता था, वो मतलब एक तरीके से दैनिक कार्यों का ब्यौरा रखना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, और इसे एक और नाम से जाना जाता था, तो वाकयान विष के भी कहा जाता था। सचिव की बात कर लेते हैं। तो सचिव का काम क्या होता था, दफ्तर का काम करता था। और उसके बाद बात करते हैं, सुमंत की बात करते हैं। तो एक तरीके से विदेश मंत्री हुआ करता था। तो सुमंत की बात करते हैं तो विदेश मंत्री। और सेनापति की बात करते हैं तो सैनिक प्रधान। पंडित राव की बात करते हैं तो दान का अध्यक्ष। और न्यायाधीश की बात करते हैं तो कानूनी मामलों का निर्णय लेने का काम किसका हुआ करता था, तो न्यायाधीश का हुआ करता था। ठीक है, तो शिवाजी के समय में अगर देखा जाए तो अष्ट प्रधान हुआ करते थे। यानी कि शिवाजी के मंत्रिमंडल में अष्ट प्रधान यानी कि 8 लोग हुआ करते थे, और सबका अपना अपना एक पद था, और उस पद के सभी अपने अपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। ठीक है, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है या पूछा जाता है इससे। नेक्स्ट बात करते हैं 1665 में पुरंदर की संधि किसके बीच होती है। तो 1665 में पुरंदर की संधि किसके बीच होती है, तो शिवाजी, जयसिंह और शिवाजी के मध्य क्या होती है, पुरंदर की संधि होती है। कब होती है, 1665 में। नेक्स्ट बात करते हैं, अबलव नसानी अबनव ना सहे। यह पद जो है तुलसीदास की किस कृति में मिलती है, तो विनय पत्रिका में मिलती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। पिट्रा ड्यूरा का आरंभ किसने किया था, तो ध्यान रखिएगा,
पिट्राड्यूरा का आरंभ किसने किया था? तो जहांगीर ने किया था, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो पिट्राड्यूरा का आरंभ किसने किया था? तो जहांगीर ने किया था, इस बात को भूलिएगा नहीं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, सम्राट अकबर के द्वारा जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था किसे? फिर से एक बार क्वेश्चन को सुन लीजिए और समझ लीजिए। सम्राट अकबर के द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, मोहम्मद हुसैन को किसको किया गया था? जरी कलम की उपाधि किसको दिया गया था? तो मोहम्मद हुसैन को दिया गया था। किसने दिया था? तो अकबर ने दिया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने उसका विरोध किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, कौन सा सुल्तान एक नया धर्म चलाना चाहता था लेकिन उलेमाओं वर्ग के लोगों ने क्या किया था? जमकर इसका विरोध किया था। तो वो कौन सा सुल्तान था? तो अलाउद्दीन खिलजी, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सल्तनत कालीन किस शासक ने खलीफा की सत्ता को या सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर स्वयं को खलीफा घोषित कर लिया? तो मुबारक खिलजी का नेम याद रखिएगा। ठीक है, सल्तनत कालीन मतलब सल्तनत काल के समय में किस शासक ने खलीफा की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, फिर स्वयं को खलीफा घोषित कर लिया? तो इस बात को ध्यान रखिएगा, मुबारक खिलजी। कौन था? मुबारक खिलजी था, इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। यदि आप सभी लोगों को क्लास बेहतर लग रही है तो जल्दी से आप लोग लाइक वगैरह कर दीजिए और दूसरों को भी शेयर कर दीजिए क्लास को रोक कर। ठीक है, उन्हें बताइए कि चलिए शशि जीएस एकेडमी पर और ऑनली टेट पर आप चलिए, जहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से सारे विषय की तैयारी करवाई जा रही है। यदि आपके घर में कोई IAS PCS का सपना देख रहा है और पैसे की वजह से वो दिल्ली और प्रयागराज नहीं जा पा रहा है, तो उसे बताइए शशि जीएस एकेडमी के बारे में कि उसे बताइए शशि जीएस एकेडमी के बारे में कि वो ज्वाइन करे शशि जीएस एकेडमी को, जहां पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स चलवाया जा रहा है IAS PCS का, जिसमें बिल्कुल फाउंडेशन कोर्स से सब कुछ आरंभ किया गया है। चलिए अब बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अकबर के 9 रत्नों में से अकबर के 9 रत्नों में से एक अबुल फजल का जन्म कहाँ पर हुआ था? अकबर के 9 रत्नों में से अबुल फजल का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, नागौर, और नागौर कहाँ पर है? राजस्थान में है। नेक्स्ट बात करते हैं, इलाहाबाद की संधि की बात करते हैं। तो इलाहाबाद की संधि किस वर्ष हुई थी? तो 12 अगस्त 1756 की बात करते हैं। सॉरी, यहाँ थोड़ा से गलत है, इसको मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर थोड़ा से 12 अगस्त तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होना चाहिए? 12 अगस्त 1765। तो ध्यान रखिएगा, एक मिनट दोस्तों, 12 अगस्त 1765। तो 12 अगस्त, एक मिनट, थोड़ा से 12 अगस्त, इसको मैं थोड़ा से 1765 कर देता हूँ। तो पहली संधि हुई थी 12 अगस्त 1765 को, और दूसरी संधि कब हुई थी? उसके 4 दिन बाद आप जोड़ देते हैं तो 12 4 16 हो जाता है। तो दूसरी संधि हुई थी 16 अगस्त 1765 को। तो ध्यान रखिएगा, 16 अगस्त 1765 को क्या हुआ था? दूसरी संधि हुई थी इलाहाबाद की। एक बार फिर से इस बात को ध्यान रखिएगा, 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की पहली संधि हुई थी, और 16 अगस्त 1765 को क्या होता है? इलाहाबाद की दूसरी संधि होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अकबर जहांगीर को किस नाम से पुकारता था? सोचिए, इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाते हैं तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा। ठीक है, या आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। क्यों कर देता है? क्योंकि आपने इस तरह के क्वेश्चन को कभी देखा ही नहीं होगा। ठीक है, इसलिए आपको पूरी क्लास अच्छे से देखनी चाहिए, क्योंकि आपको बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा। अकबर जहांगीर को किस नाम से पुकारता था? तो शेखो बाबा के नाम से पुकारता था, इस बात को ध्यान रखिएगा। अकबर जहांगीर को किस नाम से पुकारता था? तो शेखो बाबा के नाम से पुकारता था, इस बात को ध्यान रखिएगा। किस सूफी संत को बख्तियार काकी कहा गया है? तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन को कहा गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। किस सूफी संत को बख्तियार काकी कहा गया है? तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन को, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए इसी के ख्वाजा कुतुबुद्दीन के ही याद में क्या किया गया था? स्मृति में ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था? कुतुब मीनार की भी निर्माण प्रारंभ करवाया था। और जो बीच में ही क्या हो जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है।
चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर, तो फिर क्या होता है, इसका निर्माण कौन करवाता है, यानी इसको कंप्लीट कौन करवाता है, इल्तुतमिश करवाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, मुझे लगता है इतनी छोटी जानकारी आपको पहले से पता रही होगी। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। मनसबदारी व्यवस्था में, मनसबदारी व्यवस्था में दो अस्पा और सिंह अस्पा, देखिए इसमें ध्यान रखिएगा, सिंह अस्पा और दो अस्पा, फिर से मैं इसको लिख दे रहा हूँ, दो अस्पा, इसको आप ऐसे रखेंगे, दो अस्पा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दो अस्पा की बात कर लेते हैं। तो दो अस्पा का मतलब ये हो जाता था, दो अस्पा का मतलब ये हो जाता था साथियों, दो अस्पा का मतलब ये हो जाता था कि मनसबदारों को अपने सवार पद के कितने गुने घोड़े रखने पड़ते थे, तो दुगने, मतलब दुगने घोड़े रखने पड़ते थे। इस बात को ध्यान रखिएगा। मनसबदारों को क्या करना पड़ता था कि अपने सवार पद के दुगने, मतलब दो गुने घोड़े उन्हें रखना पड़ता था। और सिंह स्पा की बात करते हैं, सिंह स्पा की बात करते हैं, सिंह स्पा की बात करती हैं, तो इसमें क्या होता था, मनसबदारों को अपने सवार पद के तिगुने घोड़े रखने पड़ते थे। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसमें कितने घोड़े रखने पड़ते थे, दुगने घोड़े रखने पड़ते थे मनसबदार को, और इसमें कितने घोड़े रखने पड़ते थे, तिगुने घोड़े रखने पड़ते थे। इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ठीक है, मनसबदार के, सॉरी एक बार फिर से, मनसबदारी व्यवस्था में दो अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा की शुरुआत किया किसने था, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, जहांगीर ने किया था। और दो अस्पा में क्या होता था, दो अस्पा में क्या होता था, दो गुने घोड़े रखने पड़ते थे मनसबदार को, और सिंह अस्पा में क्या होता था कि 3 गुने घोड़े रखने पड़ते थे। इस बात को ध्यान रखिएगा, किसको, मनसबदार को। ठीक है, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। और दो अस्पा और सिंह अस्पा की शुरुआत किसने किया था, तो जहांगीर ने किया था। इस बात को भूलिएगा नहीं। ठीक है, इसीलिए मैं 2-2 3-3 बार बता रहा हूँ। देखिए कई चीज़ें मैं 2-2 3-3 बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको सारा कुछ अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, ताकि आपको सारा कुछ अच्छे से याद हो जाए, नहीं तो मैं आपको एक ही बार बता के आगे निकल लेता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। जहांगीर के बचपन का क्या नाम था, जहांगीर के बचपन का क्या नाम था, तो सलीम था। इस बात को ध्यान रखिएगा। और जहांगीर को अकबर किस नाम से पुकारता था, अभी मैंने आपको बताया था ना, शेखो बाबा के नाम से पुकारता था। इस बात को ध्यान रखिएगा। सिख धर्म के संस्थापक की बात करते हैं, तो सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, तो गुरु नानक थे। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, गुरु नानक जी थे। नेक्स्ट बात करते हैं, शेर शाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है। शेर शाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है, तो सासाराम में। इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। तो शेर शाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है, तो सासाराम में। नेक्स्ट बात करते हैं, धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले कहाँ पर होती है। धर्म सुधार आंदोलन की सबसे पहले शुरुआत कहाँ पर होती है, तो ध्यान रखिएगा, इंग्लैंड में। कहाँ पर होती है, इंग्लैंड में होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले कहाँ पर होती है, तो इंग्लैंड में होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, हुमायूं नामा किसकी रचना है। हुमायूं नामा किसकी रचना है, तो गुलबदन बेगम की रचना है, भूलिएगा नहीं। हुमायूं नामा किसकी रचना है, तो गुलबदन बेगम की रचना है। इस बात को भूलिएगा नहीं। बहुत ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, रचनाओं से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए कोई भी रचना हो उसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। तो हुमायूं नामा किसकी रचना है, तो गुलबदन बेगम की है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, किसने मनसबदारी व्यवस्था में एक नई प्रथा मशरूत की शुरुआत की थी, तो वो थी एक तरीके से, वो किसने शुरुआत किया था, तो औरंगजेब ने किया था। मनसबदारी व्यवस्था में एक नई प्रथा मशरूत की बात करते हैं, तो इस प्रथा की शुरुआत किसने किया था, तो ध्यान रखिएगा, औरंगजेब ने किया था। ठीक है, किसने किया था, औरंगजेब ने किया था। इस बात को भूलिएगा नहीं। चलिए अब बात कर लेते हैं, फरीद को शेर खां की उपाधि किसने दिया था। फरीद को शेर खां की उपाधि किसने दिया था, तो बहलोल खान लोदी ने दिया था। बहलोल खान लोदी ने दिया था। इस बात को ध्यान रखिएगा, बहलोल खान लोदी ने दिया था बरीद को शेर खां की उपाधि। नेक्स्ट बात करते हैं, सूर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था। सूर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था, शेर शाह था। इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। तो सूर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था, शेर शाह या शेर सूरी मिल जाता है तब भी ध्यान रखिएगा। शेर खां ने शेर शाह की उपाधि
किस युद्ध को जीतने के बाद, किस युद्ध को जीतने के बाद, किस युद्ध को जीतने के बाद, एक तरीके से देखा जाए किस युद्ध को जीतने के बाद उसने पद को धारण किया था। तो चौसा का युद्ध जीतने के बाद, तो ध्यान रखिएगा, चौसा का युद्ध जीतने के बाद क्या हुआ था, चौसा का युद्ध जीतने के बाद शेर खान ने क्या किया था, शेर शाह की उपाधि धारण की थी या धारण किया था। ठीक है, और एक तरीके से अगर देखा जाए तो चौसा का युद्ध किसके बीच में हुआ था, तो शेर शाह सूरी के बीच में और हुमायूं के बीच में हुआ था। इस बात को ध्यान रखिएगा। कब हुआ था यह युद्ध, तो 1539 में। यह युद्ध कब हुआ था, तो 1539 में। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो 1539 में क्या हुआ था, हुमायूं के बीच में और शेर शाह के बीच में क्या हुआ था, युद्ध हुआ था, या शेर खां के बीच में युद्ध हुआ था। और इसमें क्या होता है, शेर शाह जीत जाता है, मतलब शेर खां जीत जाता है, तभी वो क्या करता है, शेर शाह की उपाधि धारण कर लेता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। और यह युद्ध कब हुआ था, तो 1539 में हुआ था। इस बात को भूलिएगा नहीं। दूसरी बात कर लेते हैं, चौसा की बात करते हैं, तो बक्सर जिले के पास में ही एक स्थित गांव है, वो चौसा है। ठीक है, बक्सर जिले। ठीक है, और बक्सर कहाँ पर है, तो बिहार राज्य में है। ठीक है, इस बात को भूलिएगा नहीं। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले पॉइंट के बारे में। अगला पॉइंट हमारा कह रहा है कि मुगल काल के किस बंदरगाह को बाबुल मक्का यानी कि मक्का का द्वार कहा जाता था, तो भड़ौज को, इस बात को ध्यान रखेगा। तो मुगल काल के किस बंदरगाह को मक्का द्वार कहा जाता था, तो भड़ौज को कहा जाता था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, किसे धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन का तारा कहा जाता है। प्रातःकालीन का तारा किसे कहा जाता है, जॉन विकलिफ को। देखिए, आप लोगों को आज पहली बार ये चीज़ें पता चल रही होंगी, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो किस धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन का तारा कहा जाता है, तो जॉन विकलिफ। इस बात को ध्यान रखिएगा, जॉन विकलिफ को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं, पितृदुर्गा की बात करते हैं। इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसके मकबरे में किया गया था, तो वो था हुमायूं के मकबरे में। इस बात को ध्यान रखिएगा। मुगल कालीन किस व्यवस्था के तहत प्रशासनिक व्यवस्था का सैन्यकरण किया गया, तो मनसबदारी व्यवस्था के तहत। मुगल काल में अगर देखा जाए तो किस व्यवस्था के तहत प्रशासनिक व्यवस्था का सैन्यकरण किया गया, तो मनसबदारी व्यवस्था के तहत किया गया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, 1000 से लेकर 1026 या 27 तक की बात करते हैं। वैसे 26 या 27 तक की बात करते हैं, तो मोहम्मद घोरी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था, तो 17 बार आक्रमण किया था। और मोहम्मद घोरी का मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों, तो मोहम्मद घोरी का मुख्य उद्देश्य था कि भारत में क्या करना, भारत से धन को लूटना। और इसका एक सबसे प्रसिद्ध एक तरीके से आक्रमण था वो 1025 का सोमनाथ का मंदिर, जहां से इसने अपार धन लूटा था महमूद गजनवी ने। थोड़ा सा मुझसे लगता है गलती हो गई होगी, फिर से मैं इसको बता देता हूँ। तो महमूद गजनवी के बारे में बात करते हैं, तो 1000 से लेकर या 1026-27 तक की बात करते हैं, तो महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था, तो 17 बार आक्रमण किया था। और इसका सबसे प्रसिद्ध आक्रमण कौन सा था, तो 1025 का था, गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर था, और इसने अपार धन वहां से लूटा था। इस बात को ध्यान रखिएगा और भूलिएगा नहीं। चलिए अब बात कर लेते हैं, इसको तो अभी हमने आपको बता ही दिया है, किसके शासनकाल में दो अस्पा और सिंह अस्पा की शुरुआत हुई थी, तो एक तरीके से जहांगीर के समय में हुई थी। अभी हमने आपको बताया था, ठीक है, कि दो अस्पा क्या होता है और एक तरीके से क्या होता है, दो अस्पा क्या होता है और सिंह अस्पा क्या होता है, इसके बारे में हमने आपको बताया था। चलिए एक बार फिर से मैं रिवीजन करवा देता हूँ। दो अस्पा में क्या होता था कि मनसबदारों को क्या करना पड़ता था, अपने सवार पद के 2 गुने घोड़े रखने पड़ते थे। और सिंह अस्पा में क्या होता था कि मनसबदारों को अपने सवार पद के 3 गुने घोड़े रखने पड़ते थे। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अकबर जिसे अपने जीवन काल में पूर्ण ना कर सका, परंतु उसे जहांगीर ने पूरा किया था, वो था मेवाड़ पर विजय पाना। तो अकबर मेवाड़ पर विजय नहीं प्राप्त कर सका था, लेकिन जहांगीर ने क्या किया था, मेवाड़ पर विजय प्राप्त किया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं, सॉरी दोस्तों,
नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, महमूद गजनवी का प्रथम आक्रमण महमूद गजनवी का प्रथम आक्रमण किस हिंदू शाही राजा के विरुद्ध किया गया था? तो जयपाल के विरुद्ध किया गया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो महमूद गजनवी, देखिए दरअसल क्या होता है, जयपाल क्या करता है, जयपाल जब महमूद गजनवी से हार जाता है तो एक तरीके से बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करता है, और जिसके कारण क्या होता है, जयपाल आत्महत्या कर लेता है। फिर उसके बाद उसका पुत्र आता है, आनंदपाल आता है। ठीक है, तो जब हम एक एक शासक को अच्छे से पढ़ेंगे तब मैं वहाँ आपको अच्छे से बताऊँगा और वहाँ हम अच्छे से जानेंगे। ठीक है, तो आप अभी क्या है कि मेन पॉइंट को अच्छे से समझते चलिए और याद करते चलिए। देखिए एक बार में आपको नहीं याद होगा ये सारी चीज़ें। ठीक है, कम से कम 1 से 2 बार 3 बार आपको देखना चाहिए। एक बार आपको नॉर्मल वे में देखना चाहिए, फिर वीडियो को स्पीड बढ़ाकर देखना चाहिए। वीडियो में जैसे 1.5x पर है तो एक बार आप उस पर देख लीजिए, फिर क्या है 1.25x पर है उस पर देख लीजिए, और फिर तीसरा रिवीजन होना चाहिए 2x पर, दूसरा रिवीजन होना चाहिए 2x पर। तो अगर आप इतना स्पीड बढ़ाकर जैसे जैसे उसमें दिया गया है उसके नियम के हिसाब से यदि आप रिवीजन कर लेते हैं, मैं डेफिनेटली कहता हूं कि जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि कुतुब मीनार किसकी स्मृति में बनाया गया था? तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में बनाया गया था या स्मृति में बनाया गया था। और किसने शुरुआत किया था? तो आप जानते ही हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी शुरुआत किया था। लेकिन दरअसल क्या होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक की ही बीच में डेथ हो जाने के कारण क्या होता है कि कुतुब मीनार पूरा नहीं हो पाता है। तो कुतुबुद्दीन का जो दामाद था इल्तुतमिश जो था, उसने इसको पूरा करवाया था। ठीक है, तो इस बात को तो ध्यान रखेंगे ही और ध्यान रखना भी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, किस इतिहासकार ने दीन ए इलाही को एक धर्म कहा है? किस इतिहासकार ने दीन ए इलाही को एक धर्म कहा है? तो एक तरीके से ध्यान रखिएगा, अब्दुल कादिर बदायूनी ने क्या कहा है कि दीन ए इलाही एक धर्म है। ठीक है, आइए समझ लेते हैं एक बार दीन ए इलाही क्या था। आइए समझ लेते हैं दीन ए इलाही क्या था। देखिए जैसे कि बात करते हैं, दीन ए इलाही की शुरुआत हुई थी 1582 में, और इसकी शुरुआत किसने किया था? तो इसकी शुरुआत किया था अकबर ने शुरुआत किया था। तो इसकी शुरुआत किसने किया था? अकबर ने किया था। अकबर ने कहा कि इसमें क्या किया था, इसने दीन इलाही में क्या किया था, सभी धर्मों के मूल तत्वों को इसने डाला था। जिसकी बात करते हैं हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, जैन, पारसी, सभी मतलब एक तरीके से सभी के जो मुख्य चीज़ें हैं, छोटी मतलब एक तरीके से कह सकते हैं जो मुख्य मुख्य चीज़ें थी उसको दीन इलाही में इसने डाला था। और इसमें एक तरीके से अगर देखा जाए तो इसका मूल जो आधार था एकेश्वरवाद पर एक तरीके से मूल आधार था। तो दीन इलाही का मतलब ये हो जाता है, कह सकते हैं कि इसमें एकेश्वरवाद की बात की गई है कि ईश्वर एक है, हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए, हमें एक रहना चाहिए। तो दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत किसने किया था? तो अकबर ने इसकी शुरुआत किया था। और कब किया था? 1582 में किया था। ठीक है, इस बात को भूलिएगा नहीं, ध्यान रखिएगा मेरे प्रिय साथियों। मुझे नहीं लगता कि अब आप लोग भूलेंगे। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के समय में चित्तौड़ का शासक कौन था? तो राणा रतन सिंह थे। तो ध्यान रखिएगा, तो अलाउद्दीन के समय में चित्तौड़ का शासक कौन था? तो राणा रतन सिंह थे। इस बात को ध्यान रखिएगा। पद्मावती मूवी आपने देखा ही होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्र, मालाबार, मदुरा विजय के दौरान अलाउद्दीन खिलजी की सेना के सेनापति कौन था? तो मलिक काफूर था। तो अलाउद्दीन खिलजी का अगर देखा जाए तो जो सेनापति था वो कौन था? मलिक काफूर था। ठीक है, और इसने देवगिरी, वारंगल और द्वार समुद्र, मालाबार, मदुरै आदि विजयी दिलवाने में कहीं न कहीं अलाउद्दीन के एक तरीके से साथ दिया था, और बहुत बेहतर तरीके से इसने साथ दिया था। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी इस सारे अभियान में सफल भी रहा जहाँ तक देखा जाए तो। नेक्स्ट बात करते हैं, महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? तो महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? तो संत ज्ञानेश्वर द्वारा फैला था। इस बात को ध्यान रखिएगा। आध्यात्मिक क्षेत्र में किसका शिवाजी के आचरण पर सर्वाधिक प्रभाव था? तो रामदास का था। इस बात को तो ध्यान रखना ही चाहिए आपको। तो आध्यात्मिक क्षेत्र में किसका शिवाजी के आचरण पर
सर्वाधिक प्रभाव था? तो रामदास का। ठीक है, ये सिखों के गुरु की बात कर लेते हैं, ये वही थे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यानी कि सिखों के 10 गुरु में से एक थे रामदास जी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने किया था? पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? तो ध्यान रखिएगा, वल्लभाचार्य ने किया था। किसने किया था? वल्लभाचार्य ने किया था पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना। ऐसे चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए और अपने नोट्स में मेंशन कर लेना चाहिए कुछ पॉइंट्स। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए क्लास लंबी होगी, कोई कहीं जाएगा नहीं, अच्छे से देखेगा पूरी क्लास को। ठीक है, मान के चलिए 1.5 से 2 घंटे की क्लास होगी। ठीक है, तो 1.5 से 2 घंटे की क्लास होगी, इसलिए आपको कहीं जाना नहीं होगा। ठीक है, कहीं जाना नहीं है, सॉरी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित थे। इस बात को तो ध्यान रखना ही चाहिए। स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक द्रुतगामी अभियान कहा है? तो गुजरात विजय को। ठीक है, तो स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक द्रुतगामी अभियान कहा है? तो गुजरात के विजय को कहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इस बात को तो ध्यान ही रखना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, अमीर खुसरो की किस कृति में अलाउद्दीन खिलजी ने सैन्य अभियानों का वर्णन मिलता है? तो खजाइन उल फुतूह में मिलता है। ठीक है, तो इस बात को तो ध्यान रखना ही चाहिए। ठीक है, आप लोग कह रहे होंगे सर बार बार आप यही बोल रहे हैं। ठीक है, क्या दरअसल क्या है कि टैगलाइन है तो इसलिए आपको बताना पड़ता है। ठीक है, तो अमीर खुसरो की किस कृति में अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य अभियानों का वर्णन मिलता है? तो खजाइन फुतूह के में मिलता है। किसे जीतने के बाद, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किसे जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर उसका नाम खिजराबाद रखा? तो मेवाड़। तो किसका नाम रखा? तो मेवाड़ का नाम रखा। इस बात को तो ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, सुल्तान बनने के पूर्व इल्तुतमिश कहाँ का सूबेदार था? तो बदायूं का था। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, सुल्तान बनने के पूर्व इल्तुतमिश कहाँ का सूबेदार था? बदायूं का था। और नेक्स्ट बात करते हैं, किसने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव का प्रारंभ किया? तो बलबन ने किया था। नेक्स्ट बात करते हैं, अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति व्यापक जानकारी जियाउद्दीन बर्नी की किस स्मृति में मिलती है? तो तारीख फिरोज शाही में मिलती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कौन सी नीति अपनाई थी? तो लौह व रक्त की नीति अपनाई थी। कौन सी नीति अपनाई थी? तो लौह व रक्त की नीति अपनाई थी। राज दरबार में, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो राज दरबार में किसने सिजदा व पबोस की प्रथा प्रारंभ की थी? तो बलबन ने की थी। अब आइए समझ लेते हैं कि सिजदा क्या था और पाबोस क्या था। देखिए, सिजदा प्रथा की बात करते हैं तो इसमें क्या होता था कि सुल्तान को नमस्कार करना पड़ता था, लेकिन झुककर सुल्तान को नमस्कार करना पड़ता था। सिजदा प्रथा में क्या होता था? सुल्तान को झुककर एक तरीके से नमस्कार करना पड़ता था। और दूसरी बात करते हैं, पाबोस की बात करते हैं, सुल्तान के पैरों को चूमना पड़ता था। तो पाबोस का मतलब हो जाता है सुल्तान के पैरों को चूमना। ठीक है, तो यहाँ इसकी शुरुआत किसने किया था? तो बलबन ने इसकी शुरुआत किया था। नेक्स्ट बात करते हैं, इक्ता प्रथा किसने प्रारंभ की थी? तो इल्तुतमिश ने किया था। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये इक्ता प्रथा किसने प्रारंभ किया था? तो इल्तुतमिश ने किया। नेक्स्ट बात करते हैं, सल्तनत काल में राजस्व विभाग का प्रमुख क्या कहलाता था? सल्तनत काल में राजस्व विभाग का प्रमुख क्या कहलाता था? वजीर कहलाता था। नेक्स्ट बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, दीन ए इलाही का प्रधान पुरोहित कौन था? नेक्स्ट बात करते हैं, यानी कि दीन ए इलाही का प्रधान पुरोहित कौन था? तो अबुल फजल था। कौन था? अबुल फजल था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लाल कुंवर नाम की गणिका किस मुगल शासक के समय में राजकाल अति प्रभावशाली थी? तो जहांदार शाह के समय में। दरअसल क्या था कि ये जहांदार शाह जो था एक तरीके से इसने लाल कुंवर नामक एक महिला थी, मतलब वैश्य महिला थी, उसके ऊपर आसक्त था। और इसने क्या किया था कि अपने सभी
उसके सभी रिश्तेदारों को बड़े बड़े पद पर इसने बैठा दिया था, और जिसकी वजह से क्या होता है, फर्रुखसियर इसको हटाकर स्वयं एक तरीके से गद्दी पर बैठ जाता है, यानी कि शासक बन जाता है। तो फर्रुखसियर ने क्या किया था, इसको हटाया था जहांदार शाह को। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, किसने सर्वप्रथम इत्र बनाने की कला को विकसित की थी, तो असमत बेगम ने की थी। तो नूर जहां की माँ ने क्या किया था, इत्र बनाने की कला को विकसित किया था। नेक्स्ट बात करते हैं, दीन ए इलाही को सर्वप्रथम स्वीकार करने वाला कौन हिंदू राजा था। तो दीन ए इलाही की शुरुआत किसने किया था, अभी हमने आपको बताया। दीन ए इलाही की शुरुआत की बात करते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, हमने बताया था आपको कि अकबर ने इसकी शुरुआत किया था, और कब किया था, 1582 में किया था। लेकिन दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाले पहले हिंदू राजा कौन थे, या हिंदू एक तरीके से कह सकते हैं हिंदू व्यक्ति कौन थे, या हिंदू राजा ही कहिए सबसे अच्छा, ठीक है। तो बीरबल ही थे, ठीक है, बीरबल ही थे। और इनका एक और नाम मिलता है, तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि बीरबल का एक और नाम क्या था। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, वैसे चलिए मैं बता देता हूँ, महेश दास था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी। तो बाबर ने किया था। किसने ऐसे बाग जिसमें बहता हुआ पानी हो और के निर्माण की परंपरा की शुरुआत किसने किया, मतलब शुरुआत किसने किया था, तो बाबर ने किया था। नेक्स्ट बात करते हैं, यानी अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो संस्कृत का प्रसिद्ध कवि श्रीहर्ष किसके दरबार में रहता था, तो जयचंद के दरबार में रहता था। तो संस्कृत का प्रसिद्ध कवि श्रीहर्ष किसके राज दरबार में या किसके दरबार में रहता था, तो जयचंद के दरबार में रहता था। नेक्स्ट बात करते हैं, किस शासक के काल को संगमरमर का काल कहा जाता है, तो शाहजहां के शासन काल को क्या कहा जाता है, संगमरमर का काल कहा जाता है। ठीक है, शाहजहां ने क्या किया था, ताजमहल का निर्माण करवाया था। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा जाए, संगमरमर का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इसी के समय में किया गया था, या इसी के समय में हुआ था, शाहजहां के समय में ही। और इसी की वजह से क्या कहा गया, इसके शासनकाल को संगमरमर का काल कहा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यानी अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था। कौन सा राजपूत वंश है और जिसने क्या किया था, अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था, तो सिसोदिया वंश को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो सिसोदिया वंश ऐसा राजपूत वंश था जिसने अकबर के सामने अपने आप को समर्पण नहीं किया था। नेक्स्ट बात करते हैं, यानी कि अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तब तक आप लोग जल्दी से पानी पी लीजिए और मैं भी पी लेता हूँ अगला क्वेश्चन शुरू करने से पहले। चलिए आइए बात करते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, किस मुगल बादशाह के शासनकाल में भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक पुस्तकें छपी, तो औरंगजेब के शासनकाल में। ठीक है, औरंगजेब के शासनकाल में क्या हुआ था, भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सबसे ज़्यादा पुस्तकें छपी थी। इस बात को ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में आ जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, या अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो सैयद उद सलातीन उपाधि धारण किसने किया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। तो सैयद उस सलातीन की उपाधि किसने धारण किया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। नेक्स्ट बात करते हैं, यानी अगले बिंदु की बात करते हैं, अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो सिक्कों पर खलीफा का नायब खुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान कौन था। सिक्कों पर खलीफा का नायब खुदवाने वाला, यानी गुदवाने वाला कह सकते हैं, खुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान कौन था, तो वो था फिरोज शाह तुगलक था। कौन था, फिरोज शाह तुगलक था, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, किसने अपनी राजधानी गुलबर्ग से हटाकर बीदर में स्थापित की थी, तो शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने की थी। तो किसने किया था, गुलबर्ग से हटाकर बीदर में स्थापित किया था अपनी राजधानी, तो शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने किया था। चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था का आधार
मंगोल सैन्य व्यवस्था की कौन सी प्रणाली थी? तो दशमलव प्रणाली थी, दशमलव प्रणाली थी। इस बात को ध्यान रखिएगा कि सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था का आधार मंगोल सैन्य व्यवस्था की कौन सी प्रणाली थी? दशमलव प्रणाली थी। जहांगीर के दरबार का निर्माण किसने करवाया, सॉरी, जहांगीर के मकबरे का या मकबरा का निर्माण किसने करवाया था? तो नूरजहां ने करवाया था। किसने करवाया था? नूरजहां ने करवाया था। नेक्स्ट बात करते हैं, शिहाबुद्दीन ने बीदर का नया नाम क्या रखा था? तो मोहम्मदाबाद रखा था या मोहम्मदाबाद रखा था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, यानी अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो बाबर ने किस युद्ध में जिहाद का नारा दिया था? बाबर ने किस युद्ध में जिहाद का नारा दिया था? तो खानवा के युद्ध में जिहाद का नारा दिया था। किसने दिया था? बाबर। ठीक है। रामचरितमानस की रचना किसने किया था? तो रामचरितमानस की रचना किसने की थी? तो तुलसीदास जी ने की थी। इस बात को तो आप लोग पहले से ही जानते होंगे। चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि लोधी काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण, लोधी काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मस्जिद कौन सी थी? तो मोट की मस्जिद थी। और मोट की मस्जिद के बारे में बात करते हैं तो यह दिल्ली में स्थित है और लोधी वंश के सिकंदर लोधी के शासनकाल में इस मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। तो लोधी वंश के अगर देखा जाए तो सिकंदर लोधी के शासनकाल में क्या किया गया था? मोट मस्जिद का निर्माण किया गया था या करवाया गया था। ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण मस्जिद मानी जाती है। और यह मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो यह मस्जिद है दिल्ली में। नेक्स्ट बात करते हैं, किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता था? किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता था? तो अकबर को कहा जाता था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व किस क्रांति का नारा था? तो फ्रांस की राजक्रांति का नारा था, जिसको हमने अपने प्रस्तावना में भी लिया हुआ है। ठीक है, तो हमने प्रस्तावना में इसको अडॉप्ट किया हुआ है, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व। ठीक है, तो इसको हमने कहाँ से लिया हुआ है? फ्रांस की राजक्रांति से। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, यानी कि नारा कहाँ से था? तो फ्रांस से ही हुआ था। और इसको हमने अपने प्रस्तावना में भी लिया हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं, 1489 में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अगर देखा जाए तो बीजापुर की स्थापना किसने किया था? तो यूसुफ आदिल आदिल शाह ने किया था। तो यूसुफ आदिल शाह ने क्या किया था? बीजापुर की स्थापना किया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, कहा जा रहा है अगले क्वेश्चन में कि अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध हिंदी कवि कौन थे? सबसे प्रसिद्ध हिंदी कवि कौन थे? तो अब्दुल रहीम खान खाना। तो अब्दुल रहीम खान खाना को ध्यान रखिएगा कि अकबर के शासनकाल में सबसे प्रसिद्ध हिंदी कवि थे। बीजापुर में गोल गुंबज का निर्माण किसने करवाया था? तो बीजापुर में गोल गुंबज का निर्माण किसने करवाया था? तो मोहम्मद आदिल शाह ने करवाया था। किसने करवाया था बीजापुर में गोल गुंबज, गोल गुंबद या गोल गुंबज की बात करते हैं तो मोहम्मद आदिल शाह ने करवाया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं या अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो अगला पॉइंट कह रहा है कि बाजार नियंत्रण की पद्धति सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? बाजार नियंत्रण की पद्धति सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने की। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था की सर्वप्रथम शुरुआत किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। देखिए इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछ लिए जाते हैं, इस पर आपका फोकस बना होना चाहिए हमेशा। ठीक है, ज़्यादातर इन सब चीज़ों पर आपका फोकस हमेशा बना रहना चाहिए कि सल्तनत काल में यानी कि डाक व्यवस्था की शुरुआत सर्वप्रथम किसने किया था? तो सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, ऐसे प्रश्न जरूर आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। यहीं पर बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो जियाउद्दीन बरनी की बात करते हैं, शम्स-ए-सिराज को किसने संरक्षण प्रदान किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। यहीं पर बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि दासों की देखभाल के लिए फिरोज शाह तुगलक ने किस विभाग की स्थापना की? तो दीवान ए बंदगान की स्थापना की थी। किसने के फिरोज शाह तुगलक ने किस विभाग की स्थापना की थी? किसके लिए? दासों की देखभाल के लिए। ध्यान रखिएगा, किसके लिए? दासों की देखभाल के लिए दीवान ए बंदगाह की स्थापना किसने किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। और इसने एक विभाग की स्थापना भी की थी दासों के लिए, वो थी क्या? दीवान ए बंदगाह, जो कि आप देख ही रहे हैं। और इसी के समय में सबसे ज़्यादा दास हुआ करते थे। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं।
किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि और बाद में सुल्तान की उपाधि धारण की? तो शेर शाह ने की थी। ठीक है, तो किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि और बाद में सुल्तान की उपाधि धारण की? तो शेर शाह ने की थी। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न कह रहा है कि फ्रांसीसियों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की? तो सूरत में की थी। फ्रांसीसियों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की? तो सूरत में की थी। नेक्स्ट बात करते हैं, सिकदार क्या था? तो परगने का प्रमुख अधिकारी को क्या कहा जाता था? सिकदार कहा जाता था। सिकदार किसे कहा जाता था? तो परगने के प्रमुख अधिकारी को कहा जाता था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, गिरा अन यन नयन बिन बानी किस कवि की युक्ति है? तो तुलसीदास की युक्ति है। इस बात को ध्यान रखिएगा। गिरा अन यन नयन बिनु बानी किस कवि की युक्ति है? तुलसीदास की। शाहजहां ने किसे खान खाना की उपाधि प्रदान की? तो महावत खां की उपाधि किसे प्रदान की थी? महावत खां को। शाहजहां ने खान खाना की उपाधि खान खाना की उपाधि किसको दी थी? शाहजहां ने महावत खां को दी थी। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, बीबी का मकबरा किसने बनवाया था? बीबी का मकबरा किसने बनवाया था? औरंगजेब ने बनवाया था। बिल्कुल, अगर देखा जाए ताजमहल का ही कॉपी ये दिखता है, और कई बार पूछा भी जाता है कि ताजमहल की कॉपी क्या है, ताजमहल की कॉपी उसके जैसे हूबहू कौन सा है? तो बीबी का मकबरा, आप लोग ध्यान रखिएगा। और बीबी के मकबरा को बनवाया किसने था? तो औरंगजेब ने बनवाया था। किसने मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। किसने मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। और नेक्स्ट बात करते हैं, ताजमहल का निर्माण करवाने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन था? ठीक है, या निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन था? तो उस्ताद अहमद लाहौरी। और इसका निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था, जो कि आप पहले से जानते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, मराठा स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व औरंगजेब के विरुद्ध किस महिला ने किया था? तो ताराबाई ने किया था। ठीक है, तो मराठा स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व औरंगजेब के विरुद्ध किस महिला ने किया था? तो ताराबाई ने किया था। आईने ए अकबरी की रचना किसने किया? अबुल फजल ने किया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। आईने ए अकबरी की रचना किसने किया था? तो अबुल फजल ने किया था। नेक्स्ट बात करते हैं, सैन्य विभाग दीवान ए अर्जी की स्थापना किसने की? तो बलबल ने की थी। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो सैन्य विभाग दीवान ए अर्जी की स्थापना किसने किया था? तो बलबल ने की थी या किया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष किस मुगल बादशाह के साथ हुआ था? तो औरंगजेब के साथ हुआ था। बहुत सारे लोग इस तरह के प्रश्न गलत करके आ जाते हैं, लेकिन अब आपका प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब आप जान गए हैं कि अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष किस मुगल बादशाह के साथ हुआ था? तो औरंगजेब के साथ हुआ था। किस सूफी संत को सुल्तान ए तारिकीन की उपाधि मिली थी? तो शेख हमीदुद्दीन नागौरी की बात करते हैं। ठीक है, तो किस सूफी संत को सुल्तान ए तारिकीन की उपाधि मिली थी? तो शेख हमीदुद्दीन नागौरी को। नेक्स्ट बात करते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई थी ठट्टा में। बात करते हैं, ठट्टा की बात करते हैं, ये है कहाँ पर? तो ठट्टा या हट्टा की बात करते हैं, तो ये पाकिस्तान में है। ठीक है, तो कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, किसने पाटिलपुत्र का नामकरण पटना किया? किसने पाटिलपुत्र का नामकरण पटना किया? तो शेर शाह ने किया। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कब लड़ा गया? तो लड़ा गया था 17 मई 1540 को लड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, शेर शाह की मृत्यु कब हुई? तो शेर शाह की मृत्यु हुई 22 मई 1545 को। शेर शाह की मृत्यु कब हुई? तो 22 मई 1547 को। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, जब्ती प्रणाली का जन्मदाता किसे माना जाता है? जब्ती प्रणाली का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो टोडरमल को माना जाता है। बिलग्राम के युद्ध में शेर शाह ने किसे पराजित किया था? बिलग्राम के युद्ध में शेर शाह ने किसे पराजित किया था? तो हुमायूं को किया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी किस शासक के दरबार में
किस शासक के दरबार में रहता था? तो शेर शाह सूरी के दरबार में रहता था। मलिक मोहम्मद जायसी की बात करती है, मलिक मोहम्मद जायसी की बात करते हैं, किस शासक के दरबार में रहता था? तो शेर शाह सूरी के दरबार में रहता था। दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो औरंगजेब ने करवाया था। ह्वेन की ह्वेन सांग ने भारत की यात्रा के समय कौन सा नगर सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो मथुरा। मतलब जब ह्वेन सांग ने भारत में यात्रा किया था तो उस समय कौन सा नगर था जो सूती कपड़ों के लिए जाना जाता था? तो था मथुरा। इस बात को ध्यान रखिएगा। अकबर की दहसाला प्रणाली कब लागू हुई? अकबर ने दहसाला प्रणाली कब लागू की थी? तो 1580 में की थी। नेक्स्ट बात करते हैं, वृंदावन गार्डन कहाँ पर स्थित है? तो मैसूर यानी कि कर्नाटक में। वृंदावन गार्डन की बात करते हैं, वृंदावन गार्डन की बात करते हैं तो वृंदावन गार्डन कहाँ पर स्थित है? मैसूर यानी कि कर्नाटक में। मध्यकाल में अगर देखा जाए तो कर निर्धारण की सबसे पुरानी प्रणाली क्या थी? मध्यकाल में अगर देखा जाए तो कर निर्धारण की सबसे पुरानी प्रणाली क्या थी? तो गल्ला बक्सी थी। कौन सी थी? गल्ला बक्सी थी। तो इस तरह की चीज़ें आपको ध्यान रखना चाहिए, ऐसी ही चीज़ें आपके एग्जाम में पूछ ली जाती हैं या पूछ लिया जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेनापति कौन था? बख्तियार खिलजी था। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं, मुगल शासक मोहम्मद रंगीला किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो शिव नारायण संप्रदाय का अनुयायी था। कौन? मोहम्मद शाह रंगीला था। मोहम्मद शाह रंगीला था। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। थोड़ा सा 1 मिनट दोस्तों, पानी पी लिएगा। मुगल कालीन चलिए आइए बात करते हैं, मुगल कालीन मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? मुगल कालीन मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? विजारत कहा जाता था। मुगल काल के समय में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? तो विजारत कहा जाता था। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है? तो किस मुगल शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनाई गई थी? तो मोहम्मद घोरी के समय में। ठीक है, किसके समय में? मोहम्मद घोरी के समय में क्या था कि सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी। पानीपत के प्रथम युद्ध में अकबर ने किसे पराजित किया था? तो इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। तो पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? इब्राहिम लोदी को किया था। आप लोगों का एक काम है, एक प्रश्न है आप लोगों से कि आप लोग क्या करिएगा कि तीनों जो पानीपत के तीनों युद्ध हुए हैं इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, कब कब हुए हैं। ठीक है, तो देखते हैं कितने लोग हैं जो बताते हैं, सर्च करके या जैसे भी बताना चाहें बता सकते हैं। हिंडोला महल का निर्माण किसने करवाया था? तो हुसैन शाह ने करवाया था। हिंडोला महल का निर्माण किसने करवाया था? हुसैन शाह ने करवाया था। और नेक्स्ट बात करते हैं, फतुहात ए फिरोज शाही की रचना किसने किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। फतुहात ए फिरोज शाही की रचना किसने किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। जिले का प्रधान राजस्व अधिकारी क्या कहलाता था? आमिल या अमल गुजार कहलाता था। तो जिले का प्रधान राजस्व अधिकारी क्या कहलाता था? आमिल या आमल गुजार कहलाता था। नेक्स्ट बात करते हैं, बाबर की तुर्की भाषा में लिखी गई आत्मकथा का नेम क्या था? तुजुक ए बाबरी थी। इस बात को ध्यान रखिएगा। बाबर की तुर्की भाषा में लिखी आत्मकथा का नेम क्या था? तुजुक ए बाबरी। नेक्स्ट बात करते हैं, जेबुनिस्सा किस मुगल सम्राट की पुत्री थी? तो औरंगजेब की थी। इस बात को ध्यान रखिएगा। जेबुनिस्सा किस मुगल सम्राट की पुत्री थी? तो औरंगजेब की। हर्षवर्धन का युद्ध हर्षवर्धन का युद्ध शांति का हर्षवर्धन का युद्ध एवं शांति का मंत्री कौन था? तो वो था अवंती था। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली को क्या कहा जाता था? तो मुक्ताई कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मुक्ताई कहा जाता था। शिवाजी के पुरोहित कौन थे? तो गंगा भट्ट थे। इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं।
चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, कहीं जाइएगा नहीं आप लोग। बहुत जल्दी से क्या होता है कि थक जाते हैं। ठीक है, आपको थकना नहीं चाहिए। ठीक है, आप स्टडी कर रहे हैं और पढ़ते समय आपका दिमाग एक बार थक भी रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, पानी पी लेना चाहिए, थोड़ा सा घूम लेना चाहिए, नहीं तो क्लास लेकिन बंद नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्लास को आप मतलब एक तरीके से सुनते रहिए और घूमते रहिए। ठीक, तो थकिए नहीं। देखिए पढ़ाई में थकना नहीं होता, ये कोई बात नहीं होती। कहीं आप मजदूरी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कि आप एक तरीके से काम कर रहे हैं, ईंट पत्थर वगैरह आप ढो रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपको थकाई लग रही हो। बिल्कुल आप ये मान के चलिए आपको थकना नहीं है। जब तक आप अपने मस्तिष्क को ये नहीं बता देते हैं अब मैं थक गया हूँ, तब तक आपका मस्तिष्क एक्टिव रहेगा। ठीक है, जैसे आप बताएंगे कि मेरा मस्तिष्क अब थक चुका है, यानी कि अब मैं थक चुका हूँ, वैसे ही आपको देखने का मन नहीं करेगा और वैसे ही आपका मन करेगा वीडियो को बंद करो आराम से कुछ और देखो। दूसरी बात करते हैं, ठीक है, दूसरी बात करते हैं, जब आप अपने मन को ये संदेश दे देते हैं, अपने मस्तिष्क को ये संदेश देते हैं अब हमें नींद आ रही है, तो फिर ये मान के चलिए उसी समय क्या होता है, आपको नींद भी आने लगती है और फिर कुछ ना करने का मन करता है। तो बिल्कुल अपने मस्तिष्क को ऐसे गलत संदेश आप मत दीजिए जिससे आपकी हानि हो, आपको क्षति पहुँचे। ठीक है, आपके पढ़ाई में वो चीज़ें बाधा डालें। ठीक है, अपने मस्तिष्क को सही चीज़ें आप संदेश दीजिए, यही आपके लिए श्रेयस्कर होगा। चलिए बात करते हैं 1417 ईस्वी में किस रूसी यात्री ने बहमनी राज्य की यात्रा की थी। तो निकितिन ने की थी, इस बात को ध्यान रखिएगा। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने किया था, तो नागभट्ट प्रथम ने किया था। नेक्स्ट बात करते हैं, गहलवाड़ वंश का अंतिम शासक कौन था, जयचंद था। गहलवाड़ वंश का अंतिम शासक कौन था, जयचंद था। भारत में तुर्की राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, भारत में तुर्की राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। भीलों के ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है, पटेल कहा जाता है। ठीक है, तो भीलों के ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता था, पटेल कहा जाता था। पटना को किसने प्रांतीय राजधानी बनाया था, तो शेर शाह ने बनवाया था। शेर शाह ने बनवाया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। और शेर शाह ने शेर खां की, पहले शेर खां के नाम से फिर शेर शाह की उपाधि धारण किया था। और कब उपाधि धारण किया था, 1547 में, जब बाबर के साथ इसका युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था, चौसा का युद्ध हुआ था, हमने आपको बताया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, किस इतिहासकार ने कुतुबुद्दीन ऐबक को हातिम द्वितीय की संज्ञा दी थी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछ लिए जाते हैं, पूछा जाता है, इसको आपको याद रखना चाहिए और अपने नोट्स में लिख लेना चाहिए। किस इतिहासकार ने कुतुबुद्दीन ऐबक को हातिम द्वितीय की संज्ञा दी थी, तो मिनहाज उस सिराज ने। 1707 में अकबर की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना था, तो बहादुर शाह प्रथम बना था। अभी हमने आपको बताया था इसके पहले ही, बहादुर शाह प्रथम। तो बहादुर शाह प्रथम की बात करते हैं तो वो एक तरीके से देखा जाए तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी बना था। मुगल काल में जासूस एवं गुप्त सूचनाओं तक के संवाहक को क्या कहा जाता था, तो हर कारा कहा जाता था। क्या कहा जाता था, हर कारा कहा जाता था। आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया था, तो गुरु अर्जुन देव ने किया था। गुरु अर्जुन देव ने किया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, यानी कि नेक्स्ट बात करते हैं कि शिवाजी के पिता का क्या नाम था। शिवाजी के पिता का क्या नेम था, तो शाहजी भोसले था। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, मुगल शासक के राज्यकाल में, किस मुगल शासक के राज्यकाल में उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हुआ था, तो शाहजहां के शासनकाल में। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न कह रहा है कि शाहजहां ने महाकविराय की पदवी किसको दी थी, तो पंजगन्नाथ। इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, एक बार इसको देख लीजिएगा, पंजगन्नाथ। तो एक बार मैं बता दे रहा हूँ, बाकी अगर आप देख लीजिएगा थोड़ा से। ठीक है, कई चीज़ें हो जाती हैं, कई बार मिस हो जाती हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, शिवाजी वैसे तो ये सही होगा लेकिन आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, अगर नहीं देखते हैं तो कोई नहीं, मैं आपको कमेंट बॉक्स में इसके बारे में लिख दूंगा तो आप लोग देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, शिवाजी ने भूमि मापने के लिए किस मापक का प्रयोग किया था, तो काठी का किया था। काठी का किया था, इस बात को ध्यान रखिएगा।
उत्तराधिकार के किस युद्ध को राजकुमारों का युग कहा जाता है? तो सामूगढ़ का युद्ध का। सामूगढ़ के युद्ध को क्या कहा जाता है? राजकुमारों का युद्ध कहा जाता है। किसका, कौन सा युद्ध कहा जाता है? राजकुमारों का युद्ध कहा जाता है, क्योंकि इस समय राजकुमारों ने क्या किया था? उत्तराधिकार के युद्ध के लिए आपस में लड़ा था या लड़े थे। नेक्स्ट बात करते हैं, अब्दुल रस्मत की किसके दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार था? तो अकबर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार था। नेक्स्ट बात करते हैं, यानी अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का बादशाह कौन था? भारत का बादशाह कौन था? तो अकबर था। नेक्स्ट बात करते हैं, यानी अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, गुरुवायूर सत्याग्रह के लिए किसने आमरण अनशन किया था? तो के कलप्पड़ ने किया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। यहीं पर बात कर लेते हैं, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि मुगल काल का सबसे योग्य लेखक किसे माना जाता है? तो अबुल फजल को माना जाता है। अबुल फजल की रचना क्या है, मैंने ऊपर बता दिया, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में व्यापार का विशेषाधिकार किस वर्ष प्रदान किया गया? 1651 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, उड़ीसा नरेश प्रताप रुद्र किस वैष्णव संत का शिष्य था? तो चैतन्य के। इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, शिवाजी के पिता का नेम क्या था? मुझे लगता है दोबारा हो गया है। ठीक है, बिल्कुल ये दोबारा आ चुका है, तो इसको छोड़ देते हैं। ये देखिए, चलिए बात करते हैं आगे। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रदा शासन की बात करते हैं, जिसे पेटीकोट शासन भी कहा जाता है, के लिए हरम दल की सर्वप्रथम सदस्या कौन थी? तो माहम अनंगा थी। नेक्स्ट बात करते हैं, यानी कि अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कबूलियत एवं पट्टा प्रथा किसने प्रारंभ किया था? तो शेर शाह ने किया था। किसे कलंदर की उपाधि मिली थी, या किसी ने कलंदर की उपाधि धारण की थी? तो बाबर ने किया था। गुलबदम बेगम किसकी पुत्री थी? तो बाबर की पुत्री थी। इस बात को ध्यान रखिएगा। खानवा के युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? राणा सांगा को किया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो 16 मार्च 1527 को क्या हुआ था? खानवा का युद्ध हुआ था। किस सिख गुरु ने पाहुल प्रणाली की शुरुआत की? तो गुरु गोविंद सिंह ने किया था। किस सिख गुरु ने पाहुल प्रणाली की शुरुआत की? तो गुरु गोविंद सिंह ने किया था। अकबर ने सर्वप्रथम किस राजपूत वंश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? कक्षवाहा। ठीक है, कक्षवाहा। इस बात को ध्यान रखिएगा कि अकबर ने सर्वप्रथम किस राजपूत वंश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? तो कक्षवाहा के साथ। किस मुगल बादशाह के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो शाहजहां के शासनकाल को। अबुल फजल की हत्या किसने की थी? तो वीर सिंह बुंदेला ने की थी। वीर सिंह बुंदेला ने क्या किया था? अबुल फजल की हत्या की थी। नेक्स्ट बात करते हैं, अकबर ने बीरबल को कौन सी उपाधि दी थी? तो अकबर ने बीरबल को कौन सी उपाधि दी थी? तो कविराज एवं राजा की उपाधि। कौन सी उपाधि दी थी? तो कविराज राजा की उपाधि। मध्यकालीन भारत के किस शासक ने सड़क निर्माण हेतु ख्याति अर्जित की थी? तो शेर शाह ने की थी। शेर शाह सूरी के नाम से जैसे जाना जाता है। ठीक है, इसके लेकर, ठीक है, इसकी जो सड़क थी आगे चलकर उसे जीटी रोड नाम दे दिया गया अंग्रेजों के समय में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, यानी अगले प्रश्न की बात करते हैं, सल्तनत काल की राजकीय भाषा क्या थी? सल्तनत काल की राजकीय भाषा क्या थी? तो फारसी भाषा थी। तो सल्तनत काल की राजकीय भाषा क्या थी? तो फारसी भाषा थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ दफनाया गया? तो लाहौर में दफनाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ दफनाया गया? तो लाहौर में दफनाया गया था, जो कि हमने बता ही दिया पहले। किस सुल्तान ने से निजामुद्दीन औलैया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो गयासुद्दीन तुगलक से। तो गयासुद्दीन तुगलक से मिलने के लिए निजामुद्दीन औलैया ने क्या किया था? भेंट करने से इनकार कर दिया था। और उन्होंने कहा था शायद एक बातें कि अगर गयासुद्दीन तुगलक इस रास्ते से आगे के रास्ते से आता है तो मैं पीछे के गेट से बाहर निकल जाऊंगा। शायद यही बातें कही थी। ठीक है, जहाँ तक मुझे याद है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, इल्तुतमिश किसका गुलाम था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम भी था और दामाद भी था। नेक्स्ट बात करते हैं, कबीर हिंदी के किस स्थानीय भाषा में लिखते हैं?
कबीर हिंदी की किस स्थानीय भाषा में लिखते हैं? तो अवधी भाषा में। तो मतलब कहने का मतलब ये है कबीर ने जो रचनाएं की है वो अवधी भाषा में रचनाएं की है। अलाउद्दीन खिलजी ने 2 करों का प्रारंभ किया, चराई कर और घरी कर। चराई कर वो था जब एक तरीके से चारागाहों की बात करते हैं, घरी कर का मतलब घरों पर मतलब एक तरीके से टैक्स लिया जाता था। नेक्स्ट बात करते हैं रजनामा किस भारतीय ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया? तो महाभारत का किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चंदेल शासकों ने करवाया था। खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो चंदेल शासकों ने करवाया था। किसने सर्वप्रथम दोआब क्षेत्र में कर की वृद्धि की? किसने सर्वप्रथम दोआब क्षेत्र में कर की वृद्धि की? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, कहीं जाइएगा नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं दीन एक कोही कृषि विभाग की स्थापना किसने किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। मोट मस्जिद के निर्माण किस सुल्तान के वजीर ने करवाया था? सिकंदर लोदी के वजीर ने करवाया था। मैंने अभी बताया था, दिल्ली में स्थित है मोट मस्जिद। नेक्स्ट बात करते हैं सुल्तान सिकंदर लोदी किस नाम से फारसी कविताएं लिखता था? तो गुल रुखी के नाम से कविताएं लिखता था। फारसी में कौन लिखता था? सिकंदर लोदी। किसे शाह बुलंद इकबाल के नाम से जाना जाता है? तो दारा सिकोह को जाना जाता है। शाह बुलंद इकबाल के नाम से किसे जाना जाता है? तो दारा सिकोह को जाना जाता है। सिर ए अकबर नाम से उपनिषद का अनुवाद किसने किया था? तो दारा सिकोह ने किया था। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो उस्ताद मंसूर था। तो जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो उस्ताद मंसूर था। दक्षिण में किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य तमिल क्षेत्र तक फैला था? तो औरंगजेब के शासनकाल में क्या हुआ था? औरंगजेब के शासनकाल में क्या था? तमिल क्षेत्र तक फैला था, एक तरीके से दक्षिण भारत तक फैला था मुगल साम्राज्य। नेक्स्ट बात करते हैं शिवाजी ने किस युद्ध पद्धति को अपनाया था? गुरिल्ला पद्धति को अपनाया था। ठीक है, तो कभी लड़ते थे और कभी क्या होता था, रुक जाते थे, मतलब नहीं लड़ते थे। मौका देखकर ही शिवाजी लड़ते थे और औरंगजेब इन्हें पहाड़ी चूहा कहकर पुकारता था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं किस शासक को पहले आगरा में और बाद में काबुल में दफनाया गया? तो बाबर को दफनाया गया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं ब्रिटिश दूत सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में किस वर्ष पहुंचा? तो 1615 में। नेक्स्ट बात करते हैं कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में यानी किसके दूत के रूप में आया था? तो कैप्टन हॉकिंस भारत में जेम्स प्रथम के दूत में भारत में आया था। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं किसने भूमि मापने के लिए गज ए सिकंदरी पैमाना की शुरुआत किया था? तो सिकंदर लोदी ने किया था। सिकंदर लोदी का कौन सा लोदी वंश का कौन सा शासक गुल रुखी के नाम से कविताएं लिखता था फारसी में? तो सिकंदर लोदी ही, मैंने बताया ही था इसके पहले। भारत का पहला या प्रथम शासक कौन था जिसने हिंदुओं से जजिया कर ना लेने का आदेश दिया? तो बहमन शाह ने दिया था। तो बहमन शाह पहला ऐसा शासक था जिसने कहा कि मुस्लिमों मतलब एक तरीके से हिंदुओं से जजिया कर नहीं लिया जाएगा। किसने मुसलमानों को ताजिया निकालने और स्त्रियों को पीरों संतों मज़ारों पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो सिकंदर लोदी ने ऐसा किया था। महमूद गजनवी ने भारत में अपना 16वां आक्रमण किया था और कहाँ पर किया था? सोमनाथ मंदिर पर किया था 1025 में। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह था। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह था। मिनहाज उस सिराज किस रचना से गुलाम वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है? तो तबकात ए नासरी। नेक्स्ट बात करते हैं दिल्ली सल्तनत की प्रथम तुर्क महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान। शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? तो खुर्रम था। शाहजहां के जन्म कब हुआ था? तो 5 जनवरी 1592। बाकी डेट वगैरह एक बार देख लीजिएगा।
देखना होगा तो नहीं, बाकी मैं बता दूंगा। वैसे तो डेट सही है। प्रांतीय राजस्व का प्रधान क्या कहलाता है? प्रांतीय राजस्व का प्रधान क्या कहलाता था? तो दीवान कहलाता था। जहांगीर ने खुर्रम की दक्षिण विजय से खुश होकर उसे कौन सी उपाधि दी थी? तो शाहजहां की। जहांगीर ने खुर्रम की दक्षिण विजय से खुश होकर उसे कौन सी उपाधि दी थी? तो शाहजहां की उपाधि दी थी। इस बात को ध्यान रखिएगा। किसे? खुर्रम को। खुर्रम कौन था? शाहजहां ही था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भारत के सामुद्रिक मार्ग की खोज किसने किया था? तो वास्को डी गामा ने किया था। और कब किया था? 1498 में किया था। असम में भक्ति का प्रचार प्रसार किसने किया था? शंकरदेव ने किया था। और कालीकट में अगर देखा जाए वास्को डी गामा का स्वागत किसने किया था? तो जमोरिन ने किया था। भूमि मापने के लिए सिकंदर गज का प्रयोग किसने किया था? तो शेर शाह ने किया था। दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं का सूबेदार कौन था? दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं कहाँ का सूबेदार था? हुमायूं कहाँ का सूबेदार था? बदायूं का था। किस महान राजपूत राजा ने अकबर की अधीनता आमरण नहीं स्वीकारा? महाराणा प्रताप ने। तो किस राजपूत राजा ने अकबर की अधीनता को नहीं स्वीकार किया? तो महाराणा प्रताप ने। ठीक है, तो महाराणा प्रताप तो आप जानते ही हैं, उनके वीर गाथा के बारे में तो आप जानते ही होंगे। जहांगीर का जन्म कब हुआ था? 30 अगस्त 1569 को हुआ था। हुमायूं प्रथम बार दिल्ली पर कब गद्दी पर बैठा? तो 29 मई 1530 को बैठा था। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। बस ज़्यादा नहीं है, बस 2-4 मान के चलिए, 15-10, बस थोड़ा सी होना चाहिए यार। चलिए कोई नहीं भाई, जाइएगा कहीं नहीं। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि इसको ख़त्म कर दूँ तो बहुत अच्छे से सही रहेगा। एक मिनट, एक बार और देख लेते हैं कहाँ तक है। वैसे तो बहुत ज़्यादा होगा तो फिर बंद करते हैं। तो यहीं तक है, मान के चलिए। 1 पेज, छोटा से 2 पेज, 3 पेज और 4 की बात करते हैं, 5 की बात करते हैं, 6 और 6 की बात करते हैं, 7 और 7 की बात करते हैं, 8 की बात करते हैं तो 9 और 9 की बात करते हैं, 10 की बात करते हैं, 11 की बात करते हैं तो 12 के बाद 13 आ जाता है, 13 के बाद आ जाता है 14 और 14 के बाद आ जाता है 15 के बाद तो 15 तक है। ठीक है, चलिए कोई नहीं, हम एक और पढ़ लेते हैं यहाँ तक, बाकी फिर हम अगली क्लास में कर लेंगे, ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आप लोग अब सोच रहे होंगे कि सर ये ख़त्म कब होगा। चलिए देख लेते हैं, यही लास्ट। तो बात करते हैं अगले प्रश्न की, यानी कि इस प्रश्न के बारे में आइए देखते हैं। तो मुगल कालीन सैन्य संगठन किस व्यवस्था पर आधारित थे? तो मनसबदारी व्यवस्था पर आधारित थे। किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो रामानंद ने किया था। किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? रामानंद ने किया था। भक्त तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो जहांगीर के समकालीन थे। इस बात को ध्यान रखिएगा। और जहांगीर के शासनकाल में पक्षियों का महान चित्रकार कौन था? तो उस्ताद मंसूर था। कौन था? उस्ताद मंसूर था। बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किससे है? तो चैतन्य को है। मियाँ मल्हार या मियाँ की टोड़ी किसकी प्रमुख कृति है? तो तानसेन की है। अमीर खुसरो किस भाषा के प्रसिद्ध कवि थे? तो फारसी भाषा के थे। इस बात को ध्यान रखिएगा। किसे लाल चेर कहा जाता था? तो सेन गुट्टवन को कहा जाता था। मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कल्ब क्या कहलाता था? ज़कात कहलाता था। और मलिका ए जमानी किसकी उपाधि थी? तो नूर जहाँ की उपाधि थी। पशुपत संप्रदाय की स्थापना किसने किया था? तो लकुलीश ने किया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए कोई नहीं, अब यहीं तक हम अपनी क्लास को रखते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा से बचा हुआ, तो मैं सोच रहा हूँ कि चलिए 2 पार्ट में कवर कर देता हूँ तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों को भी टेंशन नहीं होगी। ठीक, चलिए यह क्लास आप सभी लोगों को कैसे लगी एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
वैसे तो अगर आप लोग सहयोग करते तो मैं इसको पूरा ख़त्म कर देता, मुझे कोई थकाई नहीं लगती है, ठीक है। मेरी आदत हो चुकी है कि मैं 2 3 4 घंटे बोल सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, नहीं है, ठीक है। लेकिन चलिए कोई नहीं, आपका मस्तिष्क अब काम करना बंद कर रहा होगा, तो मुझे लगता है कि आप बीच में छोड़कर जाने वाले होंगे, तो इसीलिए क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं। हम मिलते हैं अगली क्लास में फिर किसी दिन। थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों। मतलब बहुत जल्दी ही क्लास आएगी, ठीक है, लेकिन इसको आप 2 से 3 बार देख लीजिए, बहुत जल्दी वो क्लास आने वाली है। इसी तरह से हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री भी है और मीडियल हिस्ट्री भी है, इसी तरह से पॉलिटी को भी मैं ख़त्म करूँगा। बाकी विषय के साथ मतलब हर विषय को एक एक चैप्टर के हिसाब से भी मैं ख़त्म करूँगा, ठीक है। मतलब हर चीज़ें, सारे विषय को, जितने भी विषय हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, जितने भी विषय हैं सारे विषय को, ठीक है। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, चैनल को ज्वाइन कर लेना चाहिए, चैनल को ज्वाइन कर लेना चाहिए और दूसरों को भी शेयर कर देना चाहिए। चलिए थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।